हेलो स्टूडेंट, मैं पिछली वीडियो में आपको इतिहास से, ठीक है, 10 क्लास के इतिहास से यूरोप में राष्ट्रवाद का लेसन जो भी है पहला पार्ट उसका ख़त्म किया था। और इस वीडियो में मैं उसका दूसरा पार्ट ख़त्म करूँगा वैसी लेसन से, ठीक है। तो इसी तरीक़े से मैं जो भी है जितना भी है सबको धीरे धीरे ख़त्म करूँगा, क्वेश्चन बहुत सारा बनाने के लिए। अब मैं सोच रहा हूँ कि जल्द से जल्द 10 क्लास के एग्ज़ाम से पहले 2 से 3 महीने पहले ही पूरे कंप्लीट हो जाए तो बेहतर है, ठीक है। तो वही कोशिश में लगा हुआ हूँ, ठीक है। और बहुत टाइमिंग होता है, बहुत काम होता है, जैसे टाइपिंग करना, टाइपिंग करके फिर टेम्पलेट तैयार करना, टेम्पलेट तैयार करने के बाद फिर बनाना, फिर काफ़ी टाइम लग जाता है, ठीक है। सो कुछ कंप्रोमाइज़ कीजिए, ठीक है। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा बनाने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज के दूसरे पार्ट में। और ये यूरोप में राष्ट्रवाद का ये दूसरा पार्ट है और इसी पार्ट में ये वो लेसन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलो, ये यहाँ तक बता चुका था, यूटोपिया तक, ठीक है। और लेसन चल रहा है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो चलिए आज से इसका अगला स्टेप बताते हैं। तो अगला पॉइंट में ये है कि नारीवाद, ठीक है। नारीवाद का सामान्य अर्थ यही है कि पहले समझ लीजिए कि नारीवाद क्या होता है, ठीक है। जिसमें स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है, ठीक है। नारीवाद किसे कहेंगे? नारीवाद किसे कहेंगे? तो स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता के सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद कहलाता है, ठीक है। नारीवाद कहलाएगा जिसमें महिलाओं को क्या दिया जाएगा? तो अधिकार दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। और उनके हितों की बात की जाएगी तो उन्हें क्या बोला जाएगा? नारीवाद। तो चलिए नेक्स्ट पेज में क्या है? नेक्स्ट पेज में है जुकर्स, ठीक है। जुकर्स का अर्थ क्या होता था, ठीक है। जुकर्स का अर्थ क्या होता था? तो इसमें ये होता है कि 1 मिनट, कलर मैं चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको बढ़िया से समझ में आए। 1 मिनट इसे ऊपर करता हूँ, हाँ, ठीक है। जुकर्स के बारे में बताना है। जुकर्स क्या है? देखिए, प्रसा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल थे। यानी जुकर्स का सामान्य अर्थ यही होता था, जो बड़े बड़े जमींदार इसमें शामिल होते थे, ठीक है, जिन्हें हम जुकर्स कहते हैं। यानी जुकर्स का अर्थ सामान्य अर्थ यही है, यानी समझ लीजिए कि इसमें बड़े बड़े जमींदार हैं, ठीक है। सामाजिक श्रेणी का नाम जिसमें बड़े बड़े जमींदार, यानी समाज में एक ऐसा नाम होता था, ठीक है, जिनको जुकर्स कहा जाता था। और वो जुकर्स बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। समझ में आपको आ गया होगा जुकर्स का मतलब। अगला देखते हैं अगला पेज में क्या है। तो अगला पेज में है, देखते हैं, रिकॉर्डिंग चालू है ना? चलिए ठीक है। तो अगला पेज में है जोल्वेराइन के बारे में समझाना है। तो देखिए, यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर क्या हुआ था? तो स्थापित हुआ था, ठीक है। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया है। शुल्क जो था, ठीक है, और जो उन पे अवरोध था, रुकावट था, उनके लिए उनको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ये कहलाया जोल्वेराइन, ठीक है। फिर से बताते हैं, यह एक जर्मन शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे। यह संघ 1834 में प्रसा की पहल पर स्थापित हुआ। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा जोल्वेराइन का अर्थ क्या है जब, ठीक है। तो जोल्वेराइन का सामान्य अर्थ यही सब है कि अवरोध को उन पे था, जो राज्य पे जो देश पे जो अवरोध था वो सब क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और राज्यों के बीच में जो शुल्क भी लग रहा था उसे भी ख़त्म कर दिया गया। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है जोसेफ मत्सिनी, इसके बारे में बताना है। तो इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इंडिया, ठीक है, किसका कौन सी 1 मिनट, इटली का एक महान क्रांतिकारी जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया। यानी यंग इटली का जो आंदोलन है वो किसने चलाया? तो जोसेफ मत्सिनी ने चलाया। और जिसके फलस्वरूप इटली में, ठीक है, एकीकरण, ठीक है। तो इसमें ये जोसेफ मत्सिनी किया क्या?
ठीक है। तो जोसेफ मेस्सी ने क्या किया कि इटली का एक महान क्रांतिकारी था जिसने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया, और जिसके फलस्वरूप, ठीक है, ये जो आंदोलन चलाया यंग इटली का, ठीक है, क्रांतिकारी जो चलाया था, ठीक है, आंदोलन एक चलाया था, उसके फलस्वरूप क्या हुआ है, जर्मनी का एकीकरण हो पाया। किसके द्वारा? इटली का एकीकरण हो पाया किसके द्वारा? तो जोसेफ मेस्सी ने किया। एकीकरण की भावना को बल भी मिला, ठीक है, और वह राजतंत्र के घोर विरोधी था। यानी एक तरीक़े से बोल सकते हैं तो जोसेफ मेस्सी एक अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, एकीकरण कर रहा है अपने देश का, अपने देश का, तो वो व्यक्ति अच्छा ही है, ख़राब नहीं है। एकीकरण में सामान्य ठीक होता है, जो वहाँ पे कमी है वो सबको पूरा किया जाए, ठीक है, बस वही समझ लीजिए। एक तरीके से और भी अर्थ उसका चेंजिंग होता है, बट यहाँ तक समझ सकते हैं ऐसे। खैर आगे देखते हैं अगला पेज में क्या है। तो अगला पेज में है गैरिबाल्डी। तो देखिए जो गैरिबाल्डी था ना, इटली का महान क्रांतिकारी था जो मेस्सीनी का सहयोगी भी था। गैरिबाल्डी क्या था? तो इटली का महान क्रांतिकारी था, ठीक है, और जो मेस्सीनी का क्या था? तो सहयोगी भी था मेस्सीनी का, और उसका समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी। किसने? तो लाल कुर्ती सेना तैयार किसने की थी? ठीक है, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया था? तो गैरिबाल्डी ने किया था, ठीक है, किसने? तो गैरिबाल्डी ने। गैरिबाल्डी किसके समकालीन था? तो जोसेफ मेस्सी के समकालीन था, इसी के रास्ता पे वो चल भी रहा था। तो देखते हैं नेक्स्ट पेज क्या है। नेक्स्ट पेज में है वो गैरिबाल्डी के बारे में ही एक इसके आगे बताया है कि सहायता से, यानी 1 मिनट देखिए बताते हैं, मैं यहाँ पे लिखा हुआ है ना, समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की, जिसकी, ठीक है, लाल कुर्ती जो सेना तैयार किया उसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया, ठीक है। लाल कुर्ती का जो सेना का जो गठन किया था उसके द्वारा क्या किया? तो ऑस्ट्रिया को हरा दिया, और उसने इटली की स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए, ठीक है, किसी तरीक़ा से इटली का क्या हो, स्वतंत्र हो जाए, उसके लिए बहुत सारा आंदोलन चलाया। काउंट काबूर, यहाँ पे काउंट काबूल लिखा हुआ रहेगा लेकिन काउंट यहाँ पे हट गया है। तो काबूल को इटली का बिस्मार्क भी माना जाता है, ठीक है। वह इटली के सर्जिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। किस राज्य का प्रधानमंत्री था? देखिए जब देश होता है तो उसमें अलग अलग राज्य भी होता है, ठीक है, और वहाँ के अलग अलग मंत्री जो भी सब होते हैं, तो वहाँ के प्रधानमंत्री जो भी होते हैं, इस तरीक़े से वही बात इसमें भी सर्जिनिया। तो इटली का एक राज्य था सर्जिनिया, और वहाँ का जो प्रधानमंत्री था वो था काउंट काबूल, ठीक है। सर्जिनिया का प्रधानमंत्री था काउंट काबूल, यहाँ तक समझ में आ गया। और उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया, ठीक है, अपने राज्य को क्या किया? इटली में ही मिला दिया। अगला पॉइंट है बिस्मार्क। तो जर्मनी के इतिहास में, ये जर्मनी से कनेक्टेड है, कहाँ से? तो जर्मनी से। तो जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है, यानी अद्वितीय, यानी इसके कह सकते हैं कि इसके जैसा ये बना, ठीक है, इतिहास में, जर्मनी के इतिहास में ऐसा कोई भी शासक नहीं बना वहाँ पे। कहाँ पे? तो जर्मनी का। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त तथा लौह की नीति अपनाई, यानी रक्त तथा लौह की नीति किसने अपनाई? तो बिस्मार्क ने, ठीक है। लाल कुर्ती का तो अभी बताए थे, 1 मिनट, लाल कुर्ती के लिए किसने बताए थे? सॉरी, हाँ, लाल कुर्ती के लिए गैरिबाल्डी। तो ठीक है, अगला देखते हैं। एकीकरण किया, रक्त तथा लौह की नीति अपनाई। उसके प्रयासों से ही जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया, ठीक है, जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया। यानी जर्मनी का एकीकरण में किसकी भूमिका है? तो बिस्मार्क की, ठीक है, किसकी भूमिका है? तो बिस्मार्क की। अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला पेज में है, लेसन काफ़ी लंबा था। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? तो इसका स्टार में आंसर है पितृभक्ति और नागरिकता के विचार को बढ़ावा दिया। और अगला पॉइंट है नए राष्ट्रीय चिन्ह को लागू करना, ठीक है। इसके अगला में है केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था, राष्ट्रीय भाषा और एक समान भार व मान की व्यवस्था। इतना सब चीज़ करने के बाद फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की, क्या की? तो भावना जागृत की, पैदा की, ठीक है। तो अगला देखते हैं, अगला क्या है। तो अगला पॉइंट में है
यूरोप में राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, संस्कृति का वहाँ पर क्या योगदान था, तो ये था कला, काव्य, कहानियों और संगीतों ने राष्ट्रवादी भावनाओं को विकसित किया। ठीक है, ये सब विकसित करने में काफ़ी ये इन सबों का अहम भूमिका होता है। और अगला में है लोकगीत, जन कल्याण, जन काव्य तथा लोक नृत्य, इसके द्वारा भी। और इसके अगला में है स्थानीय बोलियों व लोक साहित्य पर बल दिया गया। और एक है भाषा के द्वारा। ठीक है, तो यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो वो यहाँ पे इस तरीक़ा से दिया गया है। तो अगला पेज देखते हैं। अगला पेज में है कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, यानी जर्मनी का एकीकरण कैसे संभव हो पाया, उसका लिए क्या क्या पॉइंट बना। तो देखिए, पहला में ये है कि आरंभ में विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना। पहला, बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना, दूसरा पॉइंट में है। तीसरा में है वियना कांग्रेस, और चौथा में है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, और पाँचवा में एकीकरण में बाधाएं। ठीक है, प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, काची था, तो वो कुछ इस तरीके से लिस्ट दिया हुआ है स्टार में, तो वही था। तो क्या था, तो आरंभ में विलियम प्रथम के प्रसा के सिंहासन पर आसीन होना पहला पॉइंट था। ठीक है, एकीकरण की प्रक्रिया का पहला पॉइंट था। ठीक है, और दूसरा में ये है कि बिस्मार्क द्वारा जर्मन एकीकरण की भूमिका तैयार करना। तीसरा में है वियना कांग्रेस, चौथा में फ्रैंकफर्ट की पार्लियामेंट, और पाँचवा में एकीकरण में बाधाएं। ठीक है, तो इतना प्रकार से है। अगला पॉइंट में है इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो एकीकरण की प्रक्रिया ये कुछ इस तरीके से था कि 1832 में काबूल सर्डिनिया का प्रधानमंत्री बना। ठीक है, और फ्रांस से क्या किया, संधि किया, और ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। ठीक है, ऑस्ट्रिया पराजित हुआ। 1859 में लुम्बार्डी को राज्य में क्या किया, तो मिला लिया। इतना इसका पॉइंट था। इसका और भी पॉइंट है यहाँ पे दिया गया। इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो 1860 में गैरिबाल्डी द्वारा, ठीक है, सिसिली व नेपल्स पर विजय प्राप्त की। इसका पहला पॉइंट में समझ लीजिए। ठीक है, और इसके आगे यही है कि वेनेशिया तथा रोम पर अधिकार किया। ठीक है, और इसका अगला में है कि 1871 में पोप से समझौता व एकीकृत इटली का क्या किया, उदय हुआ। ठीक है, जब पोप से समझौता हुआ तो एकीकृत इटली का फिर क्या हो गया, लास्ट में उदय हो गया, यानी वो उसका एकीकरण हो पाया। ठीक है, अगला देखते हैं। तो अगला में है जर्मनी के एकीकरण में बाधा क्या क्या था। तो राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास। ठीक है, हमेशा राजनीतिक में विखंडन होता था वहाँ पे। विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, विदेशी शासकों का क्या था, वहाँ पे आधिपत्य था, अपना शासन चलाते थे। पोप का शासन, वियना कांग्रेस, अनुदारवादी शासक। ठीक है, इतना प्रक्रिया था जिसके चलते जर्मनी का एकीकरण नहीं हो पा रहा था। ये सब बाधा था जर्मनी के एकीकरण में। तो क्वेश्चन आ जाए कि जर्मनी के एकीकरण में क्या क्या बाधाएं हैं, तो आप लिख सकते हैं राजनीतिक विखंडन का लंबा इतिहास, दूसरा में विदेशी शक्तियों का आधिपत्य, तीसरा में पोप का शासन, चौथा में वियना कांग्रेस, और पाँचवा में अनुदारवादी शासक। अगला है यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन से कारण उत्तरदायी थे। तो उत्तरदायी कारण थे, तो कारण क्या क्या था, तो वहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। पहला है राष्ट्र राज्यों का उदय। ठीक है, दूसरा है लोकतंत्रीय सिद्धांतों को बढ़ावा, और तीसरा में है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक समानता पर बल, और चौथा में है अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग। ठीक है, निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारियों की प्रतिक्रियाएं, पाँचवा में था ये। ठीक है, चौथा में था अन्य राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग, और पाँचवा में यहाँ पे लिखा हुआ है, पाँचवा में है निरंकुश राजतंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। तो क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं, निरंकुश, आपको समझ में आ रहा होगा कि निरंकुश क्या होता है। वे एक ऐसा शासक ना जो अपनी मनमानी करे। ठीक है, मैं पिछली वीडियो में बताया था, ऐसा शासक जो अपनी मनमानी करे, और वो बुरा काम कर रहा हो या अच्छा, वो किसी की भी ना सुने। ठीक है, और ज़्यादातर के निरंकुशवाद होते हैं जो बुरा काम ही करते हैं। ठीक है, तो निरंकुशवाद आपको समझ में आ गया होगा, यानी कट्टर था। ठीक है, वो बहुत बेकार होता था, निरंकुशवाद वाला जो व्यक्ति होता था। ठीक है, जो शासक होता था।
1 मिनट, फिर से इसके अगला पेज में है, यूरोप में राष्ट्रवाद लेसन चल रहा है ना, तो फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे? क्वेश्चन में यही है, ठीक है, कि फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव पड़ा। कैसे? तो देखिए, फ्रांस पर प्रभाव, लोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था स्थापना, लोक कल्याणकारी कार्य, समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव। ये 3 पॉइंट है। और इसका अगला में है, ठीक है, इसका अगला में है कि नवीन कानून संहिता लागू करना, नेशनल असेंबली का गठन, ठीक है, आर्थिक एकीकरण, कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति का अधिकार एवं सुरक्षित रखना। तो इतना तरीका से क्या हुआ, तो फ्रांसीसी क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा। तो कैसे? तो ये जो पॉइंट मैं बता चुका, फिर से बताता हूँ, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। तो पहले में था लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, दूसरा में है लोक कल्याणकारी कार्य, तीसरा में समानता, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व से भरे नए समाज की नींव, चौथा में है नवीन कानून संहिता लागू करना, पाँचवा में है नेशनल असेंबली का गठन, छठा में है आर्थिक एकीकरण, और सातवां में है कानून के समक्ष बराबरी, और आठवां में है संपत्ति का अधिकार सुरक्षित करवाना। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट में क्या है। तो अगला पॉइंट में है यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषताएं लिखिए। तो जीवन जीने की समान शैली, भू स्वामित्व, कूटनीतिज्ञ भाषा, आपस में वैवाहिक संबंध और उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग, इतना तरीके से, ठीक है। यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता क्या था, ठीक है, तो यूरोप के कुलीन वर्ग की विशेषता था, पहला था जीवन जीने की समान शैली, ठीक है, और दूसरा में है भू स्वामित्व, तीसरा में है कूटनीतिक भाषा और आपस में वैवाहिक संबंध, और उच्च वर्गों के बीच फ्रेंच भाषा का प्रयोग। इतना तरीके से यूरोप के जो कुलीन वर्ग थे उनकी यही क्या थी, विशेषता रही थी। ठीक है, अगला पॉइंट में है कि 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य बताइए। तो उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना, दूसरा में है दक्षिण में जिनेवा को पिडमोंट के साथ मिला दिया गया, और तीसरा में है प्रसा को पश्चिम में नए क्षेत्र दिए गए, और चौथा में है पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, और पाँचवा में है ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। तो ये क्या हुआ था, तो 1815 ईस्वी की 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे। अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप पॉइंट में दीजिएगा। उत्तर नीदरलैंड में साम्राज्य की स्थापना, दूसरा में दक्षिण में जिनेवा को पिडमोंट के साथ मिला दिया गया, तीसरा में है प्रसा को पश्चिमी में नए क्षेत्र दिए गए, चौथा में है पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दे दिया गया, और पाँचवा में है ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। ठीक है, तो अगला पॉइंट में देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट में है 1815 की संधि के क्या उद्देश्य है बताइए। तो 1815 की संधि का क्या उद्देश्य था, वियना संधि का। ठीक है, 1 मिनट। इसमें क्या था, इसमें भी वही है 1815 की वियना संधि, और ये भी वही है। ठीक है, तो आपका ये जो दोनों क्वेश्चन है दोनों पेज का, वो बिल्कुल सेम टू सेम आ चुका है, तो इसको हम स्किप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की क्या भूमिका थी। ठीक है, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं का क्या योगदान था वो बताना है। तो इसमें देखिए क्या है कि स्वयं के राजनीतिक संगठन बनाया, समाचार पत्रों का प्रकाशन हुआ, ठीक है, मताधिकार प्राप्त नहीं था, मताधिकार प्राप्ति हेतु संघर्ष किया, एवं राजनीतिक बैठकों तथा प्रदर्शनों में हिस्सा भी लिया। ये सब किसने किया, ठीक है, ये सब काम जो भी ये सब किसने किया। तो यूरोप के राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका क्या थी, तो महिलाओं ने, ठीक है, ये सब किया महिलाओं ने। कहाँ के महिलाओं ने, तो ये यूरोप के महिलाओं ने। अगला में 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे। तो जनता पर अत्याचार पहला, दूसरा पॉइंट में निरंकुश शासन की व्यवस्था, तीसरा में उदारवादी विचारों का प्रसार, चौथा में स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, और पाँचवा में है शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। ठीक है, तो इतना तरीका से 19वीं सदी में यूरोप में राष्ट्रवाद की लहर के क्या कारण थे, तो यही 4-5 कारण थे। जनता पर अत्याचार, निरंकुश शासन व्यवस्था,
उदारवादी विचारों का प्रसार, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व का नारा, शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज। 1 मिनट, यही आपका लास्ट था। ठीक है, ये इस लेसन का। अगर इसमें से कुछ मुझे मेरे बोलने में या कुछ कहीं पे गलती टाइप हुआ होगा, ठीक है, या कुछ क्वेश्चन में गलती हुआ होगा तो उसके लिए मैं सॉरी मांग रहा हूँ। ठीक है, और कुछ ज़्यादा ही गलती है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे गलत है, तो मैं उसे सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप